हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ प्लैनेट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के बारे में। जहां पर इंडस्ट्रीज होती है वहां डिस्प्यूट्स भी अराइज होते हैं और इन्हीं डिस्प्यूट्स को पीसफुल तरीके से सेटल करना इस एक्ट का ऑब्जेक्ट है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि डिस्प्यूट्स किन के बीच में अराइज हो सकते हैं। नंबर 1, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में। नंबर 2, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर के बीच में। नंबर 3, एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉय के बीच में। रीजंस फॉर डिस्प्यूट रिलेटेड टू वेजेस, रिलेटेड टू वर्किंग आवर्स एक्सेट्रा। डिस्प्यूट अराइज होने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में वेजेस को लेके कोई डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, वर्किंग आवर्स को लेके कोई डिस्प्यूट अराइज हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं डिस्प्यूट अराइज होने के। नेक्स्ट हम देखते हैं इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है। ऑल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जितनी भी इंडस्ट्रीज आती है उन सभी इंडस्ट्रीज पर ये एक्ट एप्लीकेबल है। अब हम आते हैं डेफिनेशंस पर। नंबर 1, वर्कमैन या एम्प्लॉय। वर्कमैन या एम्प्लॉय की डेफिनेशन मैं आपको एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 की वीडियो में बता चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखी है वो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। नंबर 2, वेजेस। All remuneration in terms of money. It includes DA, house accommodation, other facilities like food grains, traveling allowance, etc. जितनी भी remuneration मनी के टर्म्स में होगी उसे हम वेजेस कहते हैं। इसमें डीए को, हाउस अकोमोडेशन को, फूड ग्रेन्स को, ट्रैवलिंग अलाउंस को इंक्लूड किया जाता है। इट डज नॉट इंक्लूड बोनस, कमीशन, ग्रेचुटी, पीएफ। इसमें बोनस, कमीशन, ग्रेचुटी, पीएफ को इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल कैसे किया जाएगा। इसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने वर्क कमेटी बनाई है। जहाँ पर भी 100 या उससे ज़्यादा वर्कर्स होंगे लास्ट 12 मंथ्स में, वहाँ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को वर्क कमेटी अपॉइंट करनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्सिलिएशन ऑफिसर। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देके कॉन्सिलिएशन ऑफिसर को अपॉइंट करती है स्पेसिफिक एरिया या किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए। फिर आता है ड्यूटी ऑफ कॉन्सिलिएशन ऑफिसर। कॉन्सिलिएशन ऑफिसर ट्राइज टू सेटल द डिस्प्यूट and send memorandum of settlement to the appropriate government. ड्यूटी ऑफ कॉन्सिलिएशन ऑफिसर आता है सेक्शन 12 में। कॉन्सिलिएशन ऑफिसर को कोशिश करनी होगी कि वो डिस्प्यूटेड मैटर को सेटल कर सके और मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास भेजना होगा। If conciliation officer fails to settle the dispute, then also he has to send reports within 14 days. अगर कॉन्सिलिएशन ऑफिसर डिस्प्यूटेड मैटर को सेटल करने में फेल हो जाता है तब भी उसको 14 डेज के अंदर अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रिपोर्ट्स भेजनी होगी। फिर आता है हमारा सेक्शन 5। इसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन को भी अपॉइंट करती है किसी भी पर्टिकुलर डिस्प्यूट को सेटल करवाने के लिए। बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन की ये ड्यूटी बनती है कि वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को 2 मंथ्स के अंदर अंदर रिपोर्ट्स भेजे। नेक्स्ट आता है सेक्शन 6, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। इसको भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही कॉन्स्टिट्यूट करती है। नेक्स्ट अथॉरिटी है लेबर कोर्ट, जो कि सेक्शन 7 के अंडर आती है। लेबर कोर्ट भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। स्केड्यूल 2 में आने वाले जितने भी केसेस हैं वो लेबर कोर्ट के द्वारा सेटल करवाए जाते हैं। लेबर कोर्ट का जो हेड होगा वो हाई कोर्ट का जज होता है, जिसे कम से कम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, जो कि आता है सेक्शन 7A में। इसको भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही कॉन्स्टिट्यूट करती है।
स्केड्यूल 2 और 3 में आने वाले जितने भी केसेस होंगे वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के द्वारा सेटल किए जाएंगे। इसका भी जो हेड होगा वो हाई कोर्ट का जज होगा विद मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है नेशनल ट्रिब्यूनल, इसका सेक्शन है 7B। नेशनल ट्रिब्यूनल को सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है। नेशनल ट्रिब्यूनल में वही डिस्प्यूट्स जाएंगे जो स्टेट्स के बीच में नेशनल इम्पोर्टेंस के क्वेश्चन रेज कर रहे हों। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स। स्टे इन, सिट डाउन, पेन डाउन स्ट्राइक। वर्कर्स कम बट दे रिफ्यूज टू वर्क, दिस इज नोन एज प्राइमरी स्ट्राइक। वर्कर्स स्टे इन, सिट डाउन, पेन डाउन करके स्ट्राइक करते हैं। इसमें वर्कर्स आते हैं लेकिन वह काम करने से मना कर देते हैं, इसे हम प्राइमरी स्ट्राइक के नाम से जानते हैं। गो स्लो, डिले इन वर्क, नॉट अ स्ट्राइक बट इट इज अ सीरियस मिसकंडक्ट। गो स्लो में वर्कर्स काम करने में डिले करते हैं, यह एक स्ट्राइक नहीं है लेकिन सीरियस मिसकंडक्ट है। सिंपैथेटिक स्ट्राइक, स्ट्राइक फॉर अदर वर्कर्स। सिंपैथेटिक स्ट्राइक में वर्कर्स खुद से स्ट्राइक नहीं करते, अगर कोई और वर्कर स्ट्राइक कर रहा है तो उसको ज्वाइन करते हैं। हंगर स्ट्राइक, फास्ट नॉट अ स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक में वर्कर्स कुछ खाते नहीं हैं, इसे भी प्रॉपर तरीके से स्ट्राइक की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। लीगल और जस्टिफाइड स्ट्राइक, strike without violation in a peaceful manner and workers are entitled to get wages if strike is legal. लीगल या जस्टिफाइड स्ट्राइक में वर्कर्स बिना किसी वायलेशन के पीसफुल तरीके से स्ट्राइक करते हैं और लीगल स्ट्राइक में वर्कर्स को वेजेस भी प्रोवाइड की जाती है। इल्लीगल स्ट्राइक which are in contravention with Rule 22 and 23. It is against an order of authority, unreasonable demand, employer may dismiss or no wages are given under illegal strike. इलीगल स्ट्राइक वो स्ट्राइक होती है जो रूल 22 एंड 23 के कॉन्ट्रावेंशन में हो, ये अथॉरिटी के ऑर्डर के खिलाफ होती है, इसमें वर्कर्स अनरीजनेबल डिमांड करते हैं। इलीगल स्ट्राइक में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को डिसमिस भी कर सकता है या वेजेस भी नहीं प्रोवाइड करेगा। लॉकआउट, अंडर लॉकआउट वर्क इज क्लोज्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन बट ड्यूरेशन इज नॉट डिफाइंड and not a permanent closure. Lockout without prior notice covers under illegal lockout. लॉकआउट में काम को कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया जाता है। कितने टाइम के लिए बंद किया जाएगा ये कहीं भी मेंशन नहीं है। इसमें काम को परमानेंटली बंद नहीं करेंगे बल्कि ये एक टेम्परेरी क्लोजर होता है। ले ऑफ, workman is present but not giving him work for 2 hours in layoff. जब वर्कमैन प्रेजेंट होता है लेकिन उसको 2 घंटे तक कोई काम नहीं दिया जाता तो उसे ले ऑफ कहते हैं। इन ले ऑफ वर्क कंटिन्यूज, इट इज ऑफ टेम्परेरी नेचर। ले ऑफ में काम को कंटिन्यू रखा जाता है और यह एक टेम्परेरी नेचर का होता है। Workers who are laid off are entitled to get compensation. Section 25 Clause C, 50% of basic wages plus DA. जिन वर्कर्स के साथ ले ऑफ होता है वो कंपनसेशन भी ले सकते हैं। सेक्शन 25C क्लॉज में बता रखा है कि उनको कितना कंपनसेशन मिलेगा। बेसिक वेज का 50% प्लस DA के बराबर उनको कंपनसेशन मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जनरल रूल ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट अंडर सेक्शन 23। वर्कर शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक एंड एम्प्लॉयर कांट परफॉर्म लॉकआउट इन सर्टेन केसेस। कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें वर्कर स्ट्राइक नहीं कर सकते और एम्प्लॉयर भी लॉकआउट नहीं कर सकता। आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से केसेस हैं। नंबर 1, पेंडेंसी ऑफ कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग और 7 days देयर आफ्टर। कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग जब पेंडिंग स्टेट में होगी और उसके 7 दिन बाद तक। नंबर 2, पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल और 2 months देयर आफ्टर। लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल में प्रोसीडिंग्स पेंडिंग में हो तब और उसके 2 महीने बाद तक।
नंबर 3, ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ अवार्ड और सेटलमेंट, अवार्ड या सेटलमेंट के दौरान। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, सेक्शन 22। अब हम देखेंगे ऐसे रूल्स जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के स्ट्राइक पर प्रोहिबिशन लगाते हों। वर्कर्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज कांट स्ट्राइक विदाउट गिविंग 14 days प्रायर नोटिस। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक करने से 14 days पहले नोटिस देंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो स्ट्राइक नहीं कर सकते। नोटिस इज वैलिड टिल 6 weeks। नोटिस सिर्फ 6 हफ्तों तक ही वैलिड रहेगा। Schedule 1 covers decision regarding public utility services by appropriate government by giving notification in the official gazette। Schedule 1 में दे रखा है कि अगर appropriate government public utility services से related कोई भी डिसीजन लेती है तो उसे ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देना होगा। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, सेक्शन 25T एंड 25U। अब हम देखते हैं अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस जिन्हें सेक्शन 25T एंड 25U में कवर कर रखा है। एक्टिविटी एज पर स्केड्यूल 5। स्केड्यूल 5 में आने वाली एक्टिविटीज़ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में आएंगी। वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी वो मैं अभी आपको बताती हूँ। नंबर 1, रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कमैन एट द टाइम ऑफ लीगल स्ट्राइक। लीगल स्ट्राइक के दौरान किसी वर्कमैन को रिक्रूट किया जाता है तो वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में आएगा। नंबर 2, टू कंटिन्यू इलीगल लॉकआउट। इलीगल लॉकआउट को कंटिन्यू रखना भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में आएगा। नंबर 3, टू अबॉलिश वर्क, रिमूव वर्कर्स एक्सेट्रा। वर्क को अबॉलिश करना और वर्कर्स को हटाना भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में आएगा। नंबर 4, टू सपोर्ट इलीगल स्ट्राइक। इलीगल स्ट्राइक को सपोर्ट करना इज ऑल्सो कवर्ड अंडर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। नंबर 5, विलफुल डैमेज टू एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी। जानबूझकर एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। नंबर 6, थ्रेट टू वर्कर्स एक्सेट्रा। वर्कर्स को नुकसान पहुंचाना भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइन एंड पनिशमेंट फॉर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। अब हम देखते हैं कि अगर कोई अनफेयर लेबर प्रैक्टिस करता है तो उसको कितनी सज़ा होगी और कितना फाइन देना पड़ेगा। इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 months और ₹1000 फॉर फाइन और बोथ। 6 महीने की सज़ा या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों भी हो सकता है। फ्रेंड्स, हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 यहीं ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू गाइस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज का पर। मैं हूं आपका दोस्त अमर तिवारी और ये हमारी 8वीं की क्लास है जो कि लाइव हो चुकी है। तो यदि आप सभी लोग मुझे लाइव देख सकते हो तो एक बार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करके बताएं कि क्या हम लाइव हैं और आप लोग मुझे क्या देख पा रहे हैं। जल्दी से एक बार दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे बताएँ यदि आप लोग को स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है, सब कुछ चीज़ प्रॉपर है तो फर्स्ट उसका तो हमारी क्लास को हम शुरू करते हैं। जो भी लोग लाइव आ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक करें और साथ में कमेंट सेक्शन में मुझे इन्फॉर्म करें कि क्लास आपको लाइव है या नहीं है दोस्तों। फास्ट ओके, वेरी गुड वेरी गुड। मंटू कुमार, आशुतोष वर्मा, केतन, सौरभ, अभिषेक, देवकर, रमेश, पूजा, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। तो चलिए ये कंफर्मेशन मिल गया है कि हमारा जो वीडियो है वो लाइव हो चुका है। क्या स्क्रीन और आवाज़ आप सभी को प्रॉपर? एक बार जल्दी से मुझे बताइए। यदि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो तो हमारी क्लास को कंटिन्यू स्टार्ट कर दे। फिर यदि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें प्रॉपर है, तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें सभी लोग। वेरी गुड इवनिंग संजीव। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो के लिए हम एक टारगेट रखते हैं यहाँ पर। ओके, थैंक यू सुनील जी।
तो चलिए दोस्तों, हमारे आज की वीडियो के लिए लाइव है क्या कि इस वीडियो को हम 1000 लाइक मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 1000 लाइक का जो हम यहाँ पर है टारगेट रखते हैं। ठीक है, और चलिए आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसे कि आप सभी ने देख ही लिया होगा कि हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 को। फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 को हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, नॉलेज स्काई के पेज को हमारे, आप ऐसे सर्च कर सकते हो, नॉलेज स्काई को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूर करें फॉलो। और इसके अलावा वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही थी लिंक के थ्रू, उनके लिए मैं बता दूं कि आप टेलीग्राम पर जाकर नॉलेज स्काई को सर्च करेंगे और आपको ये वाला लोगो मिलेगा नॉलेज स्काई का हमारा। ठीक है, नॉलेज स्काई की लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी हुई है। इन केस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वर्क नहीं कर रही है तो आप लोग ऐसे सर्च करके भी नॉलेज स्काई पर जा सकते हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग की क्लास के आप लोग बहुत ज़्यादा मुझसे बोल रहे थे, तो मैंने बताया था आपको कि अकाउंटिंग की क्लास दोस्तों रेगुलर तो नहीं हो पाएगी, है ना। अब लेकिन 10, 11, 12 अप्रैल को 3 दिन लगातार 3 क्लासेस जो है वो अकाउंट की आने वाली है दोस्तों। तो ये टाइमिंग आप सभी लोग नोट कर लें। 8 बजे वाली जो क्लास होती है, अभी इसी क्लास में हम अकाउंट पढ़ेंगे 10, 11 और 12 तारीख को 3 दिन लगातार। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहे, क्लास में अवेलेबल रहें आप सभी लोग। चलिए तो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को, कारखाना अधिनियम 1948 को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आप सभी के लिए, तो बिल्कुल से पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं और पूरे कंसंट्रेशन के साथ जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जितने भी काम हैं, उन सभी को छोड़कर बैठ जाएं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है आप सभी के लिए। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, है ना। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो संजीव जी, आपकी प्रॉब्लम मैं क्लास के बाद सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं सभी वीडियो को एक बार लाइक कर दें और साथ में शेयर भी कर दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कारखाना अधिनियम क्यों बनाया गया। देखिए, कारखाना अधिनियम इसलिए बनाया गया था क्योंकि पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था, औद्योगिकीकरण शुरू हुआ था, तो औद्योगिकीकरण में क्या होता था, उस समय मशीनें इतनी उपयुक्त या इतने अच्छे तरीके की नहीं होती थी। ठीक है, और वहाँ पर जो मज़दूर काम करते थे उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करती थी। ठीक है, कई बार उन्हें 12-12, 24-24 घंटे काम करना पड़ता था, दिन रात काम करना पड़ता था। ठीक है, उन्हें उसके हिसाब से मजदूरियाँ नहीं मिलती थी, सुविधाएं नहीं मिलती थी, और साथ ही उन्हें कई बार ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती थी जहाँ पर जो मज़दूर होते थे वो विभिन्न तरह की बीमारियों को भी ग्रहण कर लेते थे। ठीक है, तो मज़दूरों के शोषण ना हो पाए, उनके अधिकारों की रक्षा होती रहे, इसके लिए सरकार ने कारखाना अधिनियम 1948 जो है वो दिया था। ठीक है, तो इस एक्ट के अनुसार कल कारखानों की स्थापना, उनका संचालन तथा कार्य चलाने की व्यवस्था होती है। मतलब इस जो एक्ट है, इस एक्ट में एक कारखाने को किस तरह प्रचलन में होना चाहिए, किस तरह के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, मानक होने चाहिए, वो सभी इस अधिनियम में लिखे गए हैं। ठीक है, अब इस अधिनियम में कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं का ध्यान जो है वो रखा गया है। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि इस अधिनियम में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। और इनका उद्देश्य कारखानों की अनियमित वृद्धि को रोकने का प्रयत्न करना भी, मतलब अनियमित रूप से जो कारखाने बढ़ते जा रहे हैं उनको रोकने का प्रयत्न करना भी इस एक्ट के अंतर्गत जो है शामिल है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रस्तावना की, इस एक्ट के प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना में हम 3 चीज़ें देखते हैं कि इसका लघु शीर्षक क्या है, इसकी सीमा कहाँ तक है और इसका प्रारंभ कब से हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यदि हम बात करें इस अधिनियम को, हम कारखाना अधिनियम 1948 कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? कारखाना अधिनियम 1948 कहते हैं। यह पूरे भारत में फैला हुआ है और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1949 से हुई थी। 1 अप्रैल 1948 में ये तैयार हो गया था और 1 अप्रैल 1949 के दिन यह संपूर्ण भारत में जो है वो लागू हो गया था। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आप सभी को? एक बार मुझे जल्दी से बताएं प्यारे बच्चों। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। इंडियन पॉलिटी भी आने वाली, जब परेशान ना हो आप सभी लोग। ठीक है, तो लघु शीर्षक में हम देख चुके हैं, इसका कारखाना अधिनियम 1948 कहा गया है इसे। यह पूरे भारत में समान रूप से फैला हुआ है और यह 1 अप्रैल 1949 के दिन से जो है वो लागू हो गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब परिभाषाएं डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले परिभाषाएं, हर एक एक्ट में परिभाषाएं जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो अब यहाँ पर हम परिभाषाओं को देखते हैं।
तो सबसे पहले वयस्क की परिभाषा है, तो वह व्यक्ति जो अपने 18 वर्ष की उम्र को पूरा कर चुका है वयस्क कहलाता है। मतलब 18 वर्ष के बाद जो व्यक्ति है वो वयस्क व्यक्ति कहलाने लगता है, जिसे अपना वोट देने का अधिकार होता है। इसके बाद हम बात करते हैं किशोर। किशोर कौन होता है? वह व्यक्ति जिसने अपनी 15 साल की आयु तो पूरी कर ली लेकिन 18 साल की आयु पूरी नहीं की है। यह सिंपल सी भाषा में बोले 15 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं वो किशोर अवस्था में कहलाते हैं। और बच्चा किसे माना जाता है? वह बच्चा जो अपने 15वें वर्ष में नहीं पहुंचा, मतलब जिसने अपने 15 वर्ष पूरे नहीं किए हैं, वह बच्चों की कैटेगरी में आता है, चाइल्ड की कैटेगरी में आता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते अपनी क्लास में। कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र का मतलब है कि यह अधिनियम कहाँ कहाँ या किन किन कारखानों में जो है वो लागू होता है। ठीक है, तो देखिए लगभग सेम लिखा हुआ है लेकिन अच्छे से समझिएगा इसको कि ऐसी कोई भी संस्थान जिसमें 10 या इससे अधिक श्रमिक नियुक्त हों और जिसमें बिजली की सहायता से काम होता हो। ठीक है, या ऐसा कोई भी संस्थान जिसमें 10 या अधिक सदस्य हों और जिसमें बिजली की सहायता से काम ना होता, मतलब दोनों ही तरह के कारखाने, चाहे उनमें बिजली का उपयोग होता हो चाहे उनमें बिजली का उपयोग ना होता हो, यदि उनमें 10 या 10 से अधिक श्रमिक हैं तो दोनों तरह के ही कारखानों में यह जो एक्ट है लागू होगा, यह जो अधिनियम है जो लागू होगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है मिनिमम कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 10। ठीक है, 10 कम से कम कर्मचारी होने चाहिए। यदि 10 कर्मचारी हैं तो बिजली का उपयोग होता है, तो यहाँ पर जो है इस अधिनियम को उपयोग में लिया जाएगा। यह अधिनियम अपने आप वहाँ पर लागू हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं तीसरा कि ऐसी कोई भी कार्यशाला जिसमें कारीगरों की संख्या ऊपर बताई गई संख्या से कम हो। ऊपर क्या बताया गया? ऊपर मैंने बताया आपको कि कर्मचारियों की संख्या कम से कम 10 होनी चाहिए। तो अब मान लीजिए कोई संस्था ऐसी है जिसमें कर्मचारियों की संख्या कम हो गई है, मतलब 10 से कम है ना। तो जब ऐसी कार्यशाला को राज्य सरकार के अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत कारखाना घोषित किया गया हो, क्योंकि ये सरकार को यह अधिकार है कि वह अधिनियम या उसकी किसी भी धारा को पूरी तरह से उपयोग में ला सकता है। तो याद रखना है आपको कि यह अधिनियम उन जगहों पर भी लागू हो जाएगा जहां पर कर्मचारियों की संख्या 10 से कम हो, बशर्ते वह जो है संस्थान है राज्य सरकार के द्वारा धारा 85 के अंतर्गत आना चाहिए। इस चीज़ को आप लोग नोट करके रखेंगे, इस चीज़ को आप लोग नोट करके रखेंगे। देखिए कंडीशन क्या है? 10 या 10 से अधिक होने चाहिए, ये तो कंडीशन है। लेकिन जब 10 से कम है लेकिन उस कार्यशाला को, उस संस्था को, उस कारखाने को धारा 85 के अंतर्गत, राज्य सरकार की धारा 85 के अंतर्गत यदि लिखा गया है तो वहाँ पर भी यह नियम लागू होगा, भले ही वहाँ पर 10 से कम जो हैं वो श्रमिक कार्य करते हों। आगे बढ़ते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधान। अब देखिए कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधान जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रावधान है। ठीक है, ये प्रावधान आपको रट जाने चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है, तो जो कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधान हैं वो हैं स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण, कार्य के घंटे, युवा पुरुष और महिलाओं का सेवा योजन, मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश, व्यावसायिक बीमारियां, प्रशासन अधिनियम को लागू करना और अपराधों के लिए दंड, ये सभी जो हैं इस कारखाना अधिनियम 1948 के मुख्य जो है प्रावधान माने जाते हैं। और हम सबसे पहले स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण को देखने वाले हैं। तो स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण में सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। किसकी? स्वास्थ्य की बात हम दोस्तों सबसे पहले करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग, जितने भी लोग लाइव हैं, एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। दोस्तों क्या स्क्रीन पर कोई डाउट आ रहा है आपको? स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या आपको? एक बार बताइए मुझे। यदि स्क्रीन में कोई दिक्कत है तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप सभी लोग फास्ट। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करें। चलिए दोस्तों, तो स्वास्थ्य की बात हम करते हैं। तो स्वास्थ्य के अनुसार इसमें क्या है, इस एक्ट के अंतर्गत ये है कि अंतर्गत फैक्ट्री में काम करने वालों की सेहत का पूरा जो है वो ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके लिए फैक्ट्री में क्या होगा? फैक्ट्री में साफ़ सफाई की सुविधा होनी चाहिए। उसके अलावा सफाई का उचित प्रबंध होना चाहिए और 4 महीने में एक बार फैक्ट्री की दीवारों पर सफ़ेदी होनी चाहिए। मतलब हर 4 महीने में जो फैक्ट्री है उसकी दीवारों पर लिपाई पुताई की जानी चाहिए। ठीक है, और कम जगह पर अधिक वर्कर्स नहीं होने चाहिए। मतलब एक एरिया के अनुसार, एक क्षेत्रफल के अनुसार जो है वर्करों की संख्या जो है वो इस एक्ट में तय की गई है। इसके अलावा रोशनी, साफ़ सुथरे पानी और शौचालय की जो व्यवस्था है वह भी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम सुरक्षा की।
तो सुरक्षा की दृष्टि से बात करी जाए तो उचित प्रबंध होने चाहिए इस नियम के अनुसार, और बड़ी बड़ी मशीनों की फेंसिंग की जानी चाहिए। फेंसिंग मतलब जिससे उनसे एक निश्चित दूरी जो है वो श्रमिकों की बनी रहे, जिससे उनकी सुरक्षा जो है वो बनी रहे और उन्हें किसी भी तरह की शारीरिक हानि ना हो सके। और यदि आग लगती है तो आग बुझाने का पूरा इंतजाम होना चाहिए, जिससे जनधन की हानि ना हो पाए। आगे बात करते हैं हम कल्याण की, वेलफेयर की। तो मजदूरों के वेलफेयर के लिए बहुत सारे कड़े कदम जो है वो इस नियम के अंतर्गत उठाए गए हैं। इसमें कैंटीन व्यवस्था की बात करी गई है, उठने बैठने के लिए उचित स्थान की बात करी गई है, प्राथमिक चिकित्सालय की बात करी गई है, पीने के स्वच्छ पानी की तथा नहाने धोने के उचित प्रबंधन की भी बात करी गई है। ठीक है, और यदि कोई महिलाएं वर्कर हैं जिनके छोटे बच्चे हैं तो उनके बच्चों की देखरेख करने और पालने के लिए भी उचित प्रबंध जो है वो होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या आपको यहाँ तक समझ आ रहा है? एक बार जल्दी से मुझे बताते जाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जाएं। शेड्यूल में भी आगे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, डोंट वरी। कार्य के घंटे की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? कार्य के घंटे की। तो दोस्तों इस एक्ट के अनुसार एक हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा जो है काम नहीं कराया जा सकता। मतलब प्रति सप्ताह आप 48 घंटे काम ले सकते हैं। और प्रतिदिन की बात करें तो प्रतिदिन 9 घंटे से ज़्यादा कार्य नहीं लिया जा सकता। हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा कार्य नहीं लिया जा सकता और प्रतिदिन 9 घंटे से ज़्यादा कार्य नहीं लिया जा सकता। इसके अनुसार यदि कोई स्त्री मजदूर है तो उससे 5 AM और 7 PM के पहले, मतलब सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच ही काम कराया जाना चाहिए। इसके बाद उससे कार्य कराने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं युवा पुरुषों और महिलाओं के का सेवा योजन। तो सेवा योजन के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत 14 वर्ष से कम किसी भी बालक को काम पर नहीं लगाया जा सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को काम पर नहीं लगाया जा सकता। और इसीलिए यहाँ पर परिभाषा हमने पढ़ी थी वयस्क की, बच्चे की और किशोर की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसीलिए हमने परिभाषाएं पढ़ी थी। ठीक है, कि 14 साल से कम उम्र के बालक को काम पर नहीं लगाया जा सकता। साथ ही 14 वर्ष से अधिक आयु के बालक अर्थात 15 से 18 वर्ष में जो आते हैं, है ना, उन्हें किशोर माना गया। और किशोर तक भी उन्हें काम पर नहीं लगाया जा सकता जब तक डॉक्टर द्वारा प्रमाणित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं मिल जाए। मतलब 14 साल तक के बच्चों को तो किसी भी कीमत पर काम पर नहीं लगाया जा सकता है। अब 15 से 18 तक के किशोरों को काम पर लगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए डॉक्टरों से एक प्रमाणित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लेना होगा। जब तक यह प्रमाण पत्र नहीं मिलता है तब तक उन्हें नहीं लगाया जा सकता काम पर। उसके अलावा कुछ खतरनाक व्यवसाय में बालकों और महिलाओं का पूरी तरह निषेध किया गया है। मतलब कुछ खतरनाक जो कारखाने हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ पर बालकों और महिलाओं का जो प्रवेश है, कार्य है, वो पूर्णतः वर्जित किया गया है ताकि उनके जीवन की सुरक्षा हो सके। आगे बात करते हैं मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश की। आगे हम बात करते हैं मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश की, कि वार्षिक अवकाश कौन कौन से मिलने चाहिए। तो कारखाना, अब ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं सभी से बोलूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से इसको आप लोग समझें एक बार। ठीक है, तो कारखाना अधिनियम में मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश की सुविधा का वर्णन जो है वो किया गया है। ठीक है, इसके अनुसार प्रत्येक श्रमिक जिसने एक कैलेंडर वर्ष में, एक कैलेंडर वर्ष का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक कैलेंडर वर्ष का मतलब होता है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक को एक कैलेंडर ईयर बोला जाता है। और यदि किसी भी मजदूर ने एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन काम किया है, 240 दिन काम किया है, तो वह अगले कैलेंडर वर्ष में मजदूरी सहित अवकाश पाने का अधिकारी होगा। मतलब अवकाश पाने के लिए प्राथमिकता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कि भाई पिछले कैलेंडर वर्ष में, मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक उस व्यक्ति ने 240 दिन तक काम किया होना चाहिए। यदि उसने 240 दिन तक काम किया है तो वह अगले कैलेंडर वर्ष में मजदूरी सहित अवकाश पाने का अधिकारी होगा। मजदूरी सहित अवकाश का मतलब है पेड लीव, मतलब उसे छुट्टी भी मिलेगी और उसकी छुट्टी की उसे पेमेंट भी मिलेगी। ठीक है, यदि श्रमिक वयस्क है तो अवकाश की दर प्रत्येक 20 दिन में कार्य करने पर 1 दिन, है ना। या इसे ज़रा ध्यान से समझिए, मान लीजिए उसने 1 साल में 240 दिन काम कर लिया और वह पात्रता रखने लगा है किस चीज़ की, अगले कैलेंडर वर्ष में अब मजदूरी सहित अवकाश की, पेड लीव की। तो यदि वयस्क व्यक्ति है तो वयस्क व्यक्ति के लिए क्या प्रावधान है कि वह 20 दिन काम कर लेगा तो हर 20 दिन बाद वह एक पेड लीव का अधिकारी हो जाएगा।
ठीक है। यदि कोई भी मजदूर 20 दिन काम कर लेता है तो 21वें दिन से वह एक पेड लीव का अधिकारी हो गया। मान लीजिए उसने 20 दिन काम किया और पेड लीव नहीं ली, फिर उसने 20 दिन और काम कर लिया, तो 40 दिन बाद उसकी अब कितनी पेड लीव बन जाएंगी दोस्तों? 2 पेड लीव जो है वो बन जाएंगी। ठीक है, तो हर 20 दिन बाद व्यक्ति जो है वो पेड लीव ले सकता है। ठीक है, और यदि बालक श्रमिक है, यदि श्रमिक जो है वो बालक है, बालक का मतलब क्या है? 18 वर्ष से कम उम्र का है, तो प्रत्येक 5 दिन के कार्य करने के बाद 1 दिन निश्चित उसे क्या मिलेगी? पेड लीव मिलेगी। मतलब बालकों के लिए हर 5 दिन के बाद एक पेड लीव मिलना चालू हो जाएगी, और यदि वयस्क की बात करें तो हर 20 दिन के बाद एक पेड लीव जो है वो मिलना चालू हो जाएगी, है ना। और इस अवकाश में साप्ताहिक विश्राम के दिन और छुट्टी का दिन शामिल नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि यदि किसी ने रविवार की छुट्टी ले ली है, संडे की छुट्टी ले ली है, तो नियोक्ता ये नहीं बोल सकता कि आपकी पेड लीव कट गई। नहीं, जो सैटरडे संडे हैं या जो अवकाश के दिन हैं उनको छोड़कर ये छुट्टियां जो हैं वो दी जाएंगी। ठीक है, और यदि किसी श्रमिक को 240 दिन से पूर्व बर्खास्त या सेवा मुक्त कर दिया जाता है तो उसके लिए यह जो अनुपातिक अवकाश के भुगतान है वो शामिल होंगे। ठीक है, तो मुझे बताइए क्या ये चीज़ समझ आई? एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से। इंग्लिश में ये लेक्चर आपको मिल जाएगा, परेशान ना हो, जल्दी से यहाँ पर बताइए क्या ये चीज़ समझ आई आपको? मजदूरी सहित अवकाश, तो जल्दी से मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं फास्ट। ठीक है, तो इसको हम जल्दी से समअप कर लेते हैं एक बार बहुत आसान लैंग्वेज में भी दोस्तों, कि यदि कोई भी मजदूर एक फैक्ट्री में 240 दिन काम कर लेता है तो वह अगले कैलेंडर वर्ष में मजदूरी सहित अवकाश पाने का अधिकारी होगा। मतलब पेड लीव का जो है वो अधिकारी हो जाएगा, पेड लीव के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अब यदि वयस्क व्यक्ति है, जो एलिजिबल हुआ है वह वयस्क व्यक्ति है, तो हर 20 दिन बाद उसे एक पेड लीव का अधिकार होगा, और यदि बालक है तो हर 5 दिन बाद उसे एक पेड लीव का जो अधिकार है वो प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, व्यावसायिक बीमारियां। देखिए, व्यावसायिक बीमारियां क्या होती हैं? कुछ फैक्ट्रियां या कुछ कारखाने ऐसे होते हैं जहां पर विशेष तरह की बीमारियां कर्मियों को लग जाती हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए बीड़ी मजदूर है, ठीक है, या अगरबत्ती कारखाने में जो लोग काम करते हुए, तो अगरबत्ती कारखाने में जो सेंट होता है उससे कई बार लोगों के हाथों में इन्फेक्शन हो जाता है, उनको स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि सेंट में केमिकल्स होते हैं बहुत सारे। तो व्यावसायिक बीमारियां इन्हें कहते हैं, जो उनके व्यवसाय से उन्हें मिलती है, जो उनके कार्य क्षेत्र से उन्हें मिलती हैं, वो व्यावसायिक बीमारियां कहलाती हैं। और व्यावसायिक बीमारियां हैजार्डस डिसीजेस का रूप धारण कर लेती हैं कई बार, मतलब बड़ी बीमारियां बन जाती हैं ना। ऐसी प्रक्रिया में जो लोग काम कर रहे होते हैं, जिनका विवरण नीचे अनुसूची में दिया है, जो मैं आपके साथ पढ़ने वाला हूं, तो जहां जब तक कि विशेष सावधानी ना रखी जाए उसमें प्रवेश किए कच्चे माल अथवा मध्यवर्ती अथवा तैयार माल उत्पादन उसका कूड़ा करकट बहिष्कार, जिससे कि बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, तो व्यावसायिक बीमारियों में क्या है कि कार्य करने वाले लोगों के स्वास्थ्य की खास क्षति यदि पहुंचती है या उससे संबंध रखती है जो क्षति पहुंची है। दूसरा, यदि उसके परिणाम स्वरूप साधारणतः जो पर अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की। किसकी बात करते हैं हम दोस्तों? प्रशासन की या एडमिनिस्ट्रेशन की। दोस्तों अभी एक्ट तो बहुत सारे बचे, अभी सिर्फ आप पढ़ते चाहिए। हाँ, वीकली हॉलीडेज मतलब वीकली रेस्ट डे, सैटरडे या संडे जो भी मिलता है। देखिए दोस्तों, अब इस चीज़ पर ध्यान मत दीजिए कि कितनी वीडियोस बची हैं लेबर लॉ की। मैं आपको एक चीज़ बता दूं प्यारे बच्चों, यूपीएससी का पेपर है और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता आप सभी के साथ, आप सभी के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराना चाहता हूँ, इसीलिए मैं सारे लॉज आपको बहुत डिटेल में करा दूंगा कंप्लीट जल्दी से जल्दी। तो आप लोग आराम से भरोसा बना के पढ़ते जाइए। ठीक है, चलिए बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 का प्रशासन राज्य सरकारों के हाथ में है। नोट इट डाउन एवरीवन, कि जो फैक्ट्री एक्ट 1948 है इसका प्रशासन किसके हाथ में है? राज्य सरकारों के हाथ में है। मतलब पूरी शक्तियां राज्य सरकारों के हाथ में हैं, जिन्हें यह शक्ति प्रदान की गई है कि वे निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकते हैं। तो निरीक्षकों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करता है। निरीक्षकों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। निरीक्षकों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करता है, और उनसे विवरण की मांग सकती है और इस बात का ध्यान रख सकती है कि निर्धारित रजिस्टर समुचित रूप से रखे जाएं। निर्धारित रजिस्टर का मतलब ये है कि जो कर्मियों के रजिस्टर हैं, चाहे वो उनके वेतन भत्तों से संबंधित रजिस्टर हों, चाहे वो उनके अवकाश से संबंधित रजिस्टर हों, चाहे वो उनको मिलने वाले फायदों के लेखे जोखे से संबंधित रजिस्टर हो।
ठीक है, तो यह उन्हें समुचित रूप से जो है वो रखना पड़ता है। तो याद रखना है कि इस अधिनियम का जो पूरी शक्ति है वो राज्य सरकार के हाथ में, मतलब इस अधिनियम को चलाने का काम राज्य सरकारों के हाथ में है और ही निरीक्षकों की नियुक्तियां जो है करती हैं। आगे बात करते हैं, इस अधिनियम में स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छ कार्य व्यवस्था, कर्मचारियों की सुरक्षा, दुर्घटना से बचाव के लिए सावधानी, काम व विश्राम के घंटे निर्धारित करना, मजदूरी का शीघ्र भुगतान करना, अवकाश संबंधी बहुत से प्रावधान किए गए हैं। वही महिलाओं के लिए भी एवं बालकों के लिए भी नियोजन पर ध्यान जो है दिया गया, उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है। और जो नियोजक इन सभी चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे उनके लिए दंड प्रावधान भी है जो वो किया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या यहां तक चीजें समझ आ रही हैं? अंशु जी, यदि आप पढ़ चुकी हैं तो आप यदि पढ़ चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बच्चों प्लीज मेरा निवेदन है आपसे, इंग्लिश में आपको जल्दी मिलने वाला है। अब 7 अधिनियम को लागू करना। अधिनियम को लागू किस तरह से किया जाता है जरा आप लोग इसे एक बार अच्छे से समझ। अब 7 अधिनियम को लागू करना। अधिनियम को लागू किस तरह से किया जाता है जरा आप लोग इसे एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकार निर्धारित योग्यता वाले व्यक्तियों को नियुक्त करती है। ठीक है ना। तो इस अधिनियम को लागू करने के लिए जो जो लोग चाहिए या जिस जिस तरह की व्यवस्थाएं चाहिए वो सारी किसके हाथ में दोस्तों? राज्य सरकारों के हाथ में। किसके हाथ में? राज्य सरकारों के हाथ में। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है ना। जिन भी व्यक्तियों की नियुक्त करने की जरूरत पड़ती है उन व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते, जैसे कि निरीक्षक हो गए, प्रमाणित करने के लिए सर्जन होगा। निरीक्षक वो होगा जो इस चीज का निरीक्षण करेगा। ठीक है। इसके अलावा डॉक्टरों की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वह बालकों का चेकअप करेंगे। इसके अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मतलब कलेक्टर की भी जरूरत पड़ेगी, जो कि जिले का इंस्पेक्टर होगा। मतलब एक जिले में जिले का जो निरीक्षक होगा सभी कारखानों के लिए वो जिला मजिस्ट्रेट कहलाएगा, जिला न्यायाधीश कहलाएगा, जो कि कलेक्टर होता है। ठीक है दोस्तों। और इंस्पेक्टर के पास इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के सारे जो अधिकार है वो होते हैं। ठीक है। और याद रखना है जो इंस्पेक्टर होता है वह फैक्ट्री में प्रवेश कर सकता है और कार्यस्थल पर ही पूछताछ कर सकता है। ये चीज़ें याद रखना है, ये शक्तियाँ आती हैं। आगे हम इन चीज़ को शक्तियों में भी पढ़ेंगे इंस्पेक्टर की, तो इंस्पेक्टर की शक्तियाँ होती हैं, यहीं पे आप लोग समझ लें अच्छे से दोस्तों। एक बार आगे बढ़ते हैं कि जो निरीक्षक होता है वह दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है और प्रमाणित करने वाले सर्जन के अन्य कई भी कर्तव्य होते हैं, जैसे कि खतरनाक व्यवसायों कार्य विधियों के साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों का सामयिक निरीक्षण करना। यह सर्जन का कार्य क्षेत्र में आता है। मतलब जो सर्जन होता है, जो डॉक्टर होता है, इस ड्यूटी पर लगाया जाता है। यदि किसी खास ऐसी फैक्ट्री में उन्हें लगाया गया है जहां पर फैक्ट्री पर खतरे का कार्य होता है, तो समय समय पर उन्हें मजदूरों का परीक्षण जो है वो करते रहना होता है। ठीक है, क्लियर। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए जो है वो फैक्ट्री अधिनियम को लागू किया गया है मेरे दोस्तों। चलिए आगे बात हम करते हैं। अब अपराधों के लिए दंड। अपराधों के लिए दंड मतलब अपराध किन परिस्थिति में होंगे पहले हमें ये समझ लेना होगा अच्छे से दोस्तों, किन किन परिस्थितियों में जो है वो अपराध हो सकते हैं। देखिए अपराध बेसिकली नियोक्ताओं के लिए यहाँ पर ये बात कही गई है। मान लीजिए कोई नियोक्ता है, वह नियमों के शर्तों के अधीन जो है काम नहीं करता। नियमों के शर्तों के अधीन काम ना करने से मेरा तात्पर्य है कि वह नियमों के अनुसार सुविधाएं प्रदान नहीं कराता है श्रमिकों को, उनकी ज़िंदगी किसी भी तरह से खतरे में आती है कार्यस्थल पर, तो जो नियोक्ता होगा वह अपराध के लिए दंड का भागी होगा। तो कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कुछ कानूनी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। और इसके अंतर्गत लिखित में आदेशों का, और लिखित में कहा गया है कि यदि आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो उसे एक अपराध माना जाएगा और उसके लिए निम्नलिखित जुर्माने के दंड द्वारा जो है वो दंडित किया जाएगा। आप देखिए जुर्माना क्या क्या होगा। 2 वर्ष तक की अवधि का कारावास मिल सकता है, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है। और उपयुक्त सीमाओं के अधीन रहते हुए जुर्माना या दंड साथ साथ दिए जा सकते हैं। मतलब 2 वर्ष तक का कारावास मिल सकता है, 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों चीज़ें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आदेश का, अधिनियम के अंतर्गत किसी आदेश का उल्लंघन करता है, किसी आदेश का जो है वो उल्लंघन करता है, लिखित आदेश का उल्लंघन करता है, मतलब जितनी भी चीज़ें इस अधिनियम में लिखी गई हैं यदि उनका पालन नहीं होता, उनका उल्लंघन होता है किसी भी तरह से, तो दंडित किया जाएगा। और दंडित करने के लिए 2 वर्ष की अधिकतम कारावास
और 1 लाख रुपए तक का जो जुर्माना है वो दिया जा सकता है। चलिए, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ विशेष धाराएं। ठीक है, ये धाराओं का आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार यहाँ पर समझने के लिए। देखिए, हम यहाँ पर धारा 11 अधिनियम की धारा 11 से लेकर धारा 19 तक के अंतर्गत कुछ चीज़ें जो हैं दिखाई गई हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। आज सभी लोग मुझसे अभी कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे सर सेक्शन बताइए, सेक्शन बताइए, तो अब मैं यहाँ पर धाराओं के साथ आपको बताने वाला हूँ। हाँ शिवांगी जी, थोड़ा सा सब्र रखें। देखिए, आप धारा 11, 12, 13, 19 की बात कर रही थी, यहाँ पर मैं 11 से लेकर 19 तक सभी धाराओं को लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो आप लोग एक बार जल्दी से ना समझ लीजिए। अब देखिए, सबसे पहली बात होती है स्वच्छता की। तो स्वच्छता की बात कारखाना अधिनियम की धारा 11 में करी गई है। स्वच्छता की बात कहाँ करी गई है? धारा 11 में। अब बात करते हैं माल तथा उत्सर्गों का निस्तारण। मल तथा उत्सर्गों का निस्तारण, तो यह किस धारा में बात करी गई है? धारा 12 में बात करी गई है। हवदान और तापमान को अच्छा रखने के लिए बात कहाँ करी गई है? धारा 13 में करी गई है। धूल व धुआं रहित जो है कारखाने की बात करी गई है धारा 14 में। कृत्रिम नवीनीकरण की बात करी गई है धारा 15 की उपधारा 1 में। अति संकुलता या बहुत अधिक भीड़ ना जुटाने की बात करी गई है धारा 16 में। उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था की बात करी गई है धारा 17 में। पीने के पानी की व्यवस्था की बात करी गई है धारा 18 में। और पखाना या मूत्रालय की उपलब्धता की बात करी गई है धारा 19 में। सॉरी दोस्तों, धारा 19 में ये बात करी गई। आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम ज़रा इन सभी चीज़ों को हमने एक बार बहुत अच्छे से दोस्तों जो है वो समझ लिया है। ठीक है, अब एक बार जरा इन्हें डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वच्छता की। तो कारखाना अधिनियम की जो धारा 11 है वह बात करती है स्वच्छता की। इसके तहत सभी कारखानों में स्वच्छता की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए तथा सभी कारखानों में को पूर्ण रूप से स्वच्छ जो है वो रखा जाना चाहिए। जो गर्दा, धूल, गंदगी आदि एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। धारा 11 क्या कहती है कि सभी कारखानों को स्वच्छ साफ रखा जाना चाहिए, वहाँ पर किसी भी तरह की जो गंदगी है वो नहीं होना चाहिए। और एक कमरे के फर्श को हफ्ते में कम से कम एक बार ज़रूर साफ जो है वो किया जाना चाहिए तथा कारखाने के सभी कमरों में समय समय पर पुताई की जाती रहना चाहिए। और जहाँ पर उत्पादन प्रक्रिया ऐसी है कि उत्पादन स्थान पर पानी जमा होता है तो ऐसे स्थान पर जमे पानी को निष्कासन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो जल्दी से समझिए, स्वच्छता जो है, जो स्वच्छता है वो धारा 11 के अंतर्गत ली गई है और इसमें पूर्ण रूप से स्वच्छता की बात करी गई है। और इसमें क्या क्या है? मलमूत्र गंदगी इकट्ठी नहीं होने देना चाहिए, समय समय पर झाड़ू पोछा लगते रहना चाहिए और कारखानों के फर्श को हफ्ते में 2 बार साफ होना चाहिए। साथ ही जहाँ पर उत्पादन प्रक्रिया की वजह से पानी जमा होता है तो उस पानी के निष्कासन की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। क्या दोस्तों ये चीज़ें समझ आ रही हैं आपको? ओके ओके, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मल तथा उत्सर्गों का निस्तारण। तो मल तथा उत्सर्गों का निस्तारण धारा 12 के तहत कहा गया है। अब चलिए जरा इसे डिटेल में आप एक बार पढ़ लेते हैं कि इसके तहत मल तथा उत्सर्गों का मतलब ये है कि किसी भी तरह की मानव की क्रियाविधियों के द्वारा जो उत्सर्जन चीज़ें बाहर उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ जो बाहर आते हैं, मलमूत्र आदि की बात करी जा रही है, तो इनके निस्तारण की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो कर्मचारी हैं वो खुले में शौच कर रहे हैं और उसकी वजह से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कारखानों में उत्पादित प्रक्रिया के कारण बहुत अधिक मात्रा में धूल धुआं आता है, तो कारखानों के धूल धुएं की भी यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो उनका निस्तारण सही तरीके से होना चाहिए जिसका कि बुरा प्रभाव कर्मचारियों पर ना पड़े। इसके अलावा कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मल और उत्सर्गों के निस्तारण की उचित व्यवस्था भी की जानी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों की बात हो रही है, चाहे वो कंपनी से उत्सर्जित चीज़ें हों चाहे वो मनुष्यों से उत्सर्जित चीज़ें हों, दोनों के निस्तारण की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हवदान और तापमान। हवदान और तापमान से आप सिंपल यदि इस रामायण को ना पढ़ें तो इसका सिंपली मतलब ये है कि भाई प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, खिड़कियां होनी चाहिए, वेंटिलेटर्स लगे होने चाहिए, है ना, हवादार होना चाहिए। इसके अलावा तापमान जो है वो व्यवस्थित रहे, ना तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा तापमान को छुए कमरे, ना सर्दियों में बहुत कम तापमान तक पहुँचे, तो ये व्यवस्था जो है वो बनाए रखनी चाहिए। इसे अब हम थ्योरी में पढ़ लेते कि कारखाना अधिनियम की धारा 13 के तहत सभी कारखानों में श्रमिकों के लिए जहां
वे कार्य करते हैं और आते जाते हैं, वहाँ पर कृत्रिम अथवा प्राकृतिक हवादान, प्रकाश और तापमान की उचित व्यवस्था जो है वो कराई जानी चाहिए। इसके अलावा कारखाना में हवा और पानी की साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, विशेष ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि हवा और पानी कारखानों में कार्य कर रहे श्रमिकों के लिए जो है बहुत ही आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो मुख्य रूप से हवा, पानी और तापमान, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से जो है व्यवस्थित रखना चाहिए, अच्छी तरह से ये उपलब्ध होने चाहिए श्रमिकों को। ठीक है, जिससे श्रमिकों के लिए जो स्थिति है वो आरामदेह बनी रहे और वह काम कर सकें। आगे बात करते हैं धूल और धुआं की। तो यह धूल और धुआं से बचाव रखने की बात धारा 14 कहती है। कौन सी धारा कहती है? धारा 14। दोस्तों ये धाराएं आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके तहत कारखानों में नियुक्त श्रमिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए धूल धुआं से बचने के लिए उचित और प्रभावी जो है वो उपाय किए जाने चाहिए। अब प्रभाव कौन कौन से, जरा ये समझिए। हर कारखाने में जहां निर्माण कार्य की प्रक्रिया के चलते रहने की वजह से धूल और धुआं या अन्य गंदगियां निकलती हैं, मतलब वो सभी कारखाने जहां पर उत्पादन की वजह से धूल धुआं तथा अन्य गंदगियां निकलती हैं जो श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, इन धूल धुआं और गंदगियों के निकास की उचित जो है वो व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि कारखानों में नियुक्त श्रमिकों के स्वास्थ्य पर कोई भी बुरा असर ना पड़े। इसके अलावा धुएं के निकासी के लिए जो चिमनियां हैं वो होनी चाहिए, और गंदे पानी की निकासी के लिए नालों तथा नालियों का विशेष प्रबंधन होना चाहिए। आगे बात करते हैं कृत्रिम नमीकरण की। कृत्रिम नमीकरण की बात करते हैं, ये धारा 15 की उपधारा 1 में बताया गया है, और इसके तहत सभी कारखानों के संबंध में जिनमें हवा नमीकरण कृत्रिम रूप से जो है वो बढ़ाया गया है, ऐसे कारखानों के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित निर्देश हैं। निर्देश कौन कौन से, जरा ध्यान से समझिए। अब ये इंपॉर्टेंट निर्देश है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटी है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा है, तो इनको अच्छे से नोट करिए आप। पहली चीज़ तो ये है कि जो नमीकरण हुआ है उसका मान निर्धारित किया जाए। देखिए क्या होता है, कई कारखाने ऐसे होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर को मशीनों के द्वारा कम रखा जाता है या बढ़ाया जाता है, या वहाँ पर नमीकरण की जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जिन चीज़ों को स्टोर किया जा रहा होता है उनके लिए जो तापमान की उचित व्यवस्था करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे फार्मा फैक्ट्रीज़ हो सकती हैं, या फूड प्रोसेसिंग हो सकती हैं, खाद्य इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं, इन सभी में कई जगह नमीकरण का उपयोग जो है वो किया जाता है ताकि उत्पादों को बचाकर रखा जा सके। तो उन परिस्थितियों में सरकार के कुछ निर्देश हैं ताकि जो कर्मी हैं उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े। तो वो निर्देश क्या क्या हैं कि नमीकरण का मान जो है वो निर्धारित होना चाहिए। इसके अलावा कृत्रिम रूप से हवा में नमीकरण बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली विधियां को विनियमित किया जाना चाहिए। इसके अलावा हवा में नमीकरण को सही तरीके से लेना, उसका लेखा अंकित करना चाहिए और निश्चित करने के लिए निर्धारित तरीके को अपनाना चाहिए। इसके अलावा वर्क रूम में हवा के पर्याप्त वेंटिलेशन और शीतलता को सुरक्षित रखने के लिए भी अपनाया जाने वाले तरीके को उपयोग किया जाना चाहिए। आगे बात करते हैं अति संकुलता या बहुत अधिक भीड़। मतलब कई कारखानों में क्या होता है, जगह छोटी होती है और उसमें कर्मचारी ज़्यादा होते हैं, इस वजह से बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो खड़ी होती हैं, तो उनको हटाने के लिए भी इसमें जो है वो प्रावधान किए गए हैं दोस्तों। तो कारखाना अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत यह बात लिखी गई है कि जहां कारखानों में बहुत अधिक श्रमिक होने के कारण बहुत अधिक भीड़ हो जाती है, जिसके कारण वहाँ सांस लेने में बहुत ज़्यादा अधिक परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि लोग बाग ज़्यादा होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जो है वो ज़्यादा एकत्रित हो जाती है ना। इसके कारण वहाँ एकत्रित श्रमिकों के स्वास्थ्य पर जो है वो विपरीत प्रभाव पड़ता है। यदि उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सिंपल सी बात है दोस्तों, उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ही। तो ऐसे विपरीत प्रभाव को रोकने के लिए यह अति आवश्यक है कि कारखाने में नियुक्त हर एक श्रमिक को एक उचित स्थान या एक निश्चित फासला जो होना चाहिए, जो कि मुख्य निरीक्षक का कार्य होगा, और जिसके निम्नलिखित अधिकार जो होंगे वो क्या होंगे कि कारखाना विशेष में श्रमिकों की अधिकतम संख्या को निर्धारित कर दे। मतलब हर एक तरह की इंडस्ट्री में एक निश्चित क्षेत्र में कितने कर्मचारी काम कर सकते हैं, यह वो नियोक्ता या जो निरीक्षण अधिकारी होगा यह तय करेगा। इसके अलावा हर एक कमरे में एक लिखित सूचना चिपकाई जानी चाहिए जिसमें स्पष्ट रूप से अधिकतम श्रमिकों की संख्या जो है वह निर्धारित की जाएगी। मतलब मान लीजिए कोई विशेष कमरा है जिसमें श्रमिकों की संख्या 10 है, तो यह एक नोटिस होना चाहिए दीवारों पर कि इस रूम में एक समय पर 10 से ज़्यादा श्रमिक जो हैं वो किसी भी कीमत पर नहीं होंगे, और यह बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा प्रकाश,
तो प्रकाश की उपलब्धता धारा 17 के अंतर्गत बताई गई है। और इसके अनुसार सिंपल सी बात ये, इस रामायण को पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सिंपल सी बात यह कही गई है कि जो कैंपस होगा आपकी फैक्ट्री का, उस कैंपस में पर्याप्त प्रकाश की सुविधा होनी चाहिए, चाहे वो प्राकृतिक प्रकाश हो या फिर कृत्रिम प्रकाश हो। दोनों तरह के प्रकाश की जो है उपलब्धता कराई जानी चाहिए। और इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि समय समय पर खराब हुए बल्ब या बिजली के तारों को भी बदलते रहें, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो सके। इसके अलावा खिड़कियों और रोशनदान को अंदर और बाहर दोनों तरफ खुलना चाहिए तथा दोनों तरफ उनकी सफाई होती रहना चाहिए समय समय पर, ठीक है। और उचित प्रकाश हमेशा बना रखना चाहिए। और आंखों को ध्यान में रखते हुए इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि जहां तक संभव हो सके चकाचौंध वाली लाइट ना उपयोग की जाए, जिससे श्रमिकों की आंखों पर किसी भी तरह का विपरीत प्रभाव ना पड़े। तो प्रकाश की बात धारा 17 करता है। आगे बात करते हैं पीने के पानी की। तो पीने के पानी की उपलब्धता बनाने की बात धारा 18 में की गई है दोस्तों। और धारा 18 के अनुसार प्रत्येक कारखाने में श्रमिकों के लिए स्वच्छ पीने के पानी की जो व्यवस्था कराई जानी चाहिए, ठीक है। यह एक उचित व्यवस्था कराया जाना चाहिए, यह उनका एक तरह से अधिकार है दोस्तों, ठीक है। और जहां पीने के पानी को रखा जाएगा उस स्थान की विशेष साफ सफाई भी होनी चाहिए, जिससे पानी की गंदगी की वजह से किसी भी तरह की जो बीमारियां हैं वो ना हो, ठीक है। इसके अलावा पखाना और मूत्रालय की बात की गई। पखाना मतलब शौचालय की यहाँ पर बात करी जा रही है। पखाना और मूत्रालय का जो बात है वो धारा 19 के अंतर्गत कही गई। और इसके अनुसार एक कारखाने में पर्याप्त संख्या में पखाना और मूत्रालय की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग शौचालय होने चाहिए, ठीक है। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग जो है वो शौचालय होने चाहिए। और इन शौचालयों को स्वच्छ रखने के लिए इनकी निरंतर जो है वो साफ सफाई की जाती रहना चाहिए दोस्तों। वहीं बात करते हैं थूकदान की। तो उपधारा 20 की उपधारा 1 में थूकदान की बात करी गई है। और यह कहा गया है कि हर एक कारखाने में पर्याप्त संख्या में थूकदान की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे श्रमिक यहाँ वहाँ ना थूके, क्योंकि खुले में थूकने से भी कई तरह की बीमारियां जो हैं वो फैलती हैं और जो इन्फेक्टेड कर सकती हैं, ठीक है। तो श्रमिकों के लिए थूकदान की जो विशेष व्यवस्था है वो कराई जानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये जो एक्ट है ये ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। क्या फैक्ट्री एक्ट आप सभी को समझ आ गया? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं प्यारे बच्चों, फास्ट जल्दी से मुझे एक बार बताएं कि क्या कमेंट सेक्शन में कि क्या यह एक्ट आप सभी को समझ आ गया अच्छे से, फास्ट। किसी कोई डाउट है क्या? जल्दी जल्दी दोस्तों बताएं मुझे एक बार। एक बार दोस्तों मुझे जल्दी से बताएं कि क्या ये एक्ट आप सभी को समझ आ चुका है। सुपर फाइन क्लास, वेरी गुड। पांडे, रानी, संजीव, पूजा, वेरी गुड। आप सभी लोग बहुत ज़्यादा कंटिन्यू रहते हैं दोस्तों। जो कंटिन्यू रहते हैं तो हमें भी आपके नेम देखने में काफ़ी खुशी महसूस होती है और काम करने में भी मज़ा आता है। वेरी गुड साधना, साध आज आप लेट आए। अंकित वेरी गुड, वेरी गुड। ब्रजेश, अभिषेक कुमार वेरी गुड। तो किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है दोस्तों आपको, है ना। डेयर डेविल, थोड़ा सा समझ आया दोस्तों या थोड़ा सा डाउट है? 11 PM की क्लास होगी देवाकर जी आज, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास। ओम, रात को 11 बजे होगी क्लास इंग्लिश की, है ना दोस्तों। 11 बजे क्लास होगी। हाँ, रिवीजन तो करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका रिवीजन कीजिए, कल सुबह आपको इसकी क्लास जो है वो मिल जाएगी। और मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि कंटिन्यूटी बनाए रखें। और कितने लोग हैं प्यारे बच्चों जो हमारे वीडियोज़ को शेयर करते हैं, ज़रा जल्दी से बताएँ। क्लॉक कोडिंग मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी संजीव जी, इसकी चीज़ मैं आपको बता दूंगा, आप उसके लिए परेशान ना हो, ठीक है। उसके लिए आप परेशान ना हो भाई। सोशल सिक्योरिटी की क्लासेस हो चुकी हैं, उनके एक्ट भी हम ख़त्म कर चुके हैं। सोशल सिक्योरिटी तो कंप्लीट हो चुका है आपका, सोशल सिक्योरिटी में कुछ नहीं बचा है, ठीक है। ओके, तो कितने लोग शेयर करते हैं? सभी लोग, मैं वेरी गुड। मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि शेयर आप लोग करते रहें, ठीक है। हाँ, कल 8 AM की क्लास होगी, बिल्कुल होगी। यू वेलकम, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। Hey guys, welcome back. I'm Anushya Agrawal and this is another video in the series of industrial relations for UPSC Commerce.
If you're new to this channel, don't forget to subscribe to the channel and hit the bell icon so that you are notified every time we post a new video on commerce, because this channel is solely dedicated for commerce students. There are other video series going on the channel you can check out for CA students, CA IPCC students, and as well as UPSC commerce students. So this video is about trade union. Trade union is an essential component of industrial relations, and it's a very important chapter for the students. There are many questions asked on this topic of trade union. It is a relatively big topic. So in this video we are going to study about the meaning, objective, what trade union is, and how the trade unions evolve. We'll talk about various theories behind trade union. Okay, so let's get started. First of all, what is trade union? According to V.V. Giri, this definition is given by V.V. Giri. He says that trade union is actually a voluntary organization of workers. So it is an organization of workers. So participants or the members of the group is workers. And then it is for the protection, promotion of interest of the workers through collective action. That means they work together, they take actions which then they take it together, and it is for the furtherance of the interest of the workers of the organization. So this is about the simple definition of trade union given by V.V. Giri. There is one more definition given as mentioned in the Oxford Dictionary. This is also a simple definition, that it is association of persons which is for the furtherance and the propagation of the interest of the persons for provision of assistance to the members from its common funds during sickness, strikes, and other adversities. Guys, these definitions actually tell us about what the trade unions are, but also what the trade unions do. Means why do these trade unions exist? One definition told us that it is for the promotion of the interest by collective action, and the other definition is also telling us about another way of helping workers, and that is the common fund. Okay, so we will get back to these points, these phrases like collective bargaining, etc. in the coming slides. So now we'll see what is the theory of trade union. Actually, how and why the trade unions emerged are termed as theories of unionism. These are various theories of unionism. In every theory of unionism, means in every theory of trade union, we get to know why the trade union is actually formed. Then, what is the trade union that is being explained in the theory, and what are their goals and the means. Okay, so this is little important, not in the from the point of view of exam only. This is important in order to understand clearly what trade union is. Actually, you may not be required to code the theory as such, or you may not be required to answer the whole theory. There may not be direct questions regarding these theories, but you can mention points from these theories in your answer and fetch more marks. So stay tuned. We'll be talking about theories of trade union or theories of unionism. देखो इसमें 5 theories बताई गई हैं: Marxian theory, Websian theory, Gandhian theory, Hoxie's theory, and Boltzmann theory. So these theories are important in order to understand actually the whole concept of trade union. See, first of all comes the Marxian theory. Marxian theory is actually given by Karl Marx. If you remember, in the previous video, we also talked about the Karl Marx theory of trade union, how he explains trade union. According to Karl Marx, the worker and the management, they are actually having conflicting interests. And because of these conflicting interests, workers and managers, they cannot work together. He particularly focused on the point that manager is particularly involved in exploitative activities, in suppressing the wages of the workers, and hence there cannot be any mechanism or peaceful mechanism in order to bring in harmony among their relations. So what Karl Marx in that particular theory was talking about was violent action. Okay, in the same way, this theory is also the same thing. So if we explain this theory in detail, in the way it is being explained earlier, like why, what, objectives, and the means to achieve those objectives. सबसे पहले हम जानेंगे why. Actually, Karl Marx की theory, it evolved at the time of industrial capitalism. Because of industrial capitalism, there was the time when the capitalist class
tried to exploit the workers, suppress their wages and increase their profits. And because of that, Karl Marx emphasized on organizing the laborers into a union, organizing the laborers into one unit, so in order to put power in the hands of workers or the labor class. So it is for overthrowing the capitalist. This, according to him, the trade union is formed for overthrowing the capitalist. Then what actually how he explains trade union? He explains trade union as an organization of workers which work for the furthering the interest of the workers, but also for overthrowing the capitalist. So here they explain capitalists as the persons who suppress, who exploit, the assault the workers. Okay, so this is about the trade union according to Karl Marx. Then what are the objectives? You know by now the objectives of trade union according to Karl Marx is economic, is to get the fair wages for the workers. Then social, actually there is a class struggle, therefore we have used this word class struggle, theory of class struggle. They have problem with class, ये हाई क्लास लो क्लास है, जो क्लास डिफरेंसेस है इसके अगेंस्ट उनका प्रॉब्लम है. सो इन सोशल दे वांट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट. दे वांट द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट ऑन द सेम लेवल. सो एंड पॉलिटिकल इज also to get powers in the hands of workers, not only in the industry but also in the nation, because the workers can not only control or rule the industry but also the nation. So it is more and more political in nature. Then comes means. So you know by now what are the means for Karl Marx. They call for direct action, they call for unilateral action. Unilateral मतलब आप अकेले ही काम कर रहे हो, मतलब workers अकेले काम कर रहे हैं. They are into direct action and mostly violent. They go for strikes, gheravs, bunds or other things in order to get power in their hands, in order to build their pressure group, in order to get into arm twisting activity with management, a kind of blackmail the management in order to bring the management into their terms. So this is what is Marxian theory. Then comes Websian theory. Websian theory is given by Webs, Sidney Webs and Beatrice Webs. ओके, ये थ्योरी वेब्सियन ने दी थी और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस थ्योरी में बहुत ऐसी बातें कही गई हैं जो आप एग्जाम में नोट कर सकते हो. दिस थ्योरी इज अबाउट द इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी. दे टॉक अबाउट द हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर. सो दे टॉक अबाउट अ हार्मोनियस रिलेशनशिप and it's a bilateral function. Or the Marxian theory was unilateral and this is bilateral theory. So इसमें क्या बताया गया है? Democracy is the central theme of this particular approach or this particular theory given by Webs. First of all, why? Actually, again, at the time of industrial capitalism, the management was actually dictating the terms and conditions of employment to the workers. The power was in the hands of management. They were involved in, they had the ownership and hence they used to dictate terms, suppress the wages in order to increase their profits, etc. तो उस वजह से they came up with a theory which will help in order to give workers a say in deciding the terms and conditions of the employment. तो एक तरीके से ये भी workers को power देने के लिए कहती है. लेकिन ये है क्या एक्चुअली? रीजन तो हमें समझ में आया कि बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट एटीट्यूड और मैनेजमेंट ऑन ए हायर पोजिशन or telling position, then this theory came up. So what actually this theory says, this theory is actually a tool to equalize. It is not to overthrow the capitalist. It is a theory which works together, which works on cooperation, which works on coordination. So it is a tool to equalize management and workers. So this theory gives the workers the bargaining power. उनको एक बार्गेनिंग पावर प्रोवाइड करती है सो दैट दे कैन एक्चुअली टॉक विद द मैनेजमेंट, डिस्कस विद द मैनेजमेंट ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. देन कम्स इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इकोनॉमिक, मेनली इसके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आता है फेयर वेजेस, उसमें आता है ट्रांसपेरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, फेयर टर्म्स एंड कंडीशंस, क्लीन एंड हाइजीनिक वर्क कंडीशंस, एटसेट्रा. It also talks about workers' participation in management, the workers having the bargaining power.
So workers' participation management, it also talks about the long-term interest of workers in the organization that can come through ESOP etc. तो partnership role देना चाह रहे हैं workers को. They want workers they are mainly emphasize on economic welfare of workers. Economic welfare of वर्कर्स. ओके, ये सारे पॉइंट्स हो गए. उसके बाद में जो मीन्स इसने बताए हैं ये बहुत ही अच्छे हैं. लाइक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स. व्हाट दिस वेबसियन थ्योरी के मीन्स क्या है? 3 मीन्स इन्होंने बताए हैं एंड दीज मीन्स सीम्स टू बी इंपॉर्टेंट. वन इज फ्रैटर्नल मीन्स, बायलैटरल मीन्स एंड लेजिस्लेटिव मीन्स. इसमें एक में इन्होंने कहा है इट्स म्यूचुअल इंश्योरेंस. Bilateral में they have come up with collective bargaining and legislative में legislation, protective legislation. तो एक तरीके से this Websian theory is not a unilateral approach. It not only involves management, it also tend to involve the government. Okay, तो ये एक बहुत अच्छा अप्रोच है in order to build healthy relationship, in order to establish industrial democracy. एक एक चीज समझते हैं. म्यूचुअल इंश्योरेंस क्या होता है? म्यूचुअल इंश्योरेंस इज दैट कि जो वर्कर्स है एक दूसरे का सहारा है. वो सब लोग मिलके एक कॉमन फंड बनाते हैं. वो कॉमन फंड उन्हें क्या हेल्प करेगा? व्हेनेवर in case of sickness, in case of need, in case of recession or in any other those cases जो economic cycles हो गया या फिर if they go for strike etc., then that money or that fund will help them in survival, because that is the main problem of the labor or trade unions we can say. If they call for a strike or a band etc., there are many workers who actually suffer because of that, because of no steady source of income. So it will help them to provide a source of income for their survival at the times of strike. एक तरीके से अगर उनके पास म्यूचुअल इंश्योरेंस है तो बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा. They will have more and more bargaining power. They will be self-dependent. They won't depend on the management for anything. And additionally, they can exercise whatever they want to. There is nothing restricting them. They will be less sensitive. They will be less vulnerable. Vulnerable is the right term. They will be less vulnerable. Okay. So this is about the mutual इंश्योरेंस. देन कम्स कलेक्टिव बार्गेनिंग. कलेक्टिव बार्गेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. उसका एक सेपरेट वीडियो होगा बिकॉज दैट्स अ सेपरेट चैप्टर. इट्स अ लॉन्ग चैप्टर. यहाँ पे अगर हम बताएं तो कलेक्टिव बार्गेनिंग जो टर्म है वो वेब्स ने ही दिया है हमको. एंड दिस टर्म इट टॉक्स अबाउट द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स कमिंग टुगेदर एट ऑन द टेबल एंड डिसाइडिंग द terms and conditions of employment. It is bringing the employee on the decision table and decide the terms and conditions. It is giving them both the mutual or the level playing field. It is in this case the terms are decided mutually by them by mutual understanding of each other's situation. They can let each others know about their own conditions, their own situations, and then decide on a mutually benefiting deal. तो ये हो गया कलेक्टिव बार्गेनिंग. तो जस्ट प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन मतलब एक गवर्नमेंट लेजिस्लेशन में ट्रेड यूनियन में ट्राई टू bring about or give memorandum or talk to the government or send their representation to the government for the protective legislation which works for the protection of the interest of workers. Okay. These are the means which are given by Webbs for the industrial democracy. So this was industrial democracy or the theory of industrial democracy by Webb, and where we have talked about the industrial democracy, collective bargaining, mutual insurance, as well as the protective legislation. How can the management participate in protective legislation? It can do so through agenda, through the participative representation and participating in the discussion of the legislation through deliberations, through memorandum, etc. So these are the ways how the management and workers can actually bring up the industrial democracy. देखो ये जो अप्रोच है वेब्सियन की, मार्क्सियन अप्रोच से बेटर है because in this approach of industrial democracy we are bringing both management and trade union together. Okay, तो ये बहुत लॉन्ग टर्म है.
शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स नहीं देख रही है, ये लॉन्ग टर्म पे चल रही है. इट इज नॉट डिस्कार्डिंग द मैनेजमेंट क्लास एज सच, सो इट इज नॉट अ क्लास स्ट्रगल. उसके बाद आती है गांधीयन थ्योरी. ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. गांधीयन थ्योरी 3 चीजों पे बेस्ड है. देखिए जल्दी जल्दी समझ लीजिए. इट इज फॉर ट्रूथ, जो सर्वोदय के 3 प्रिंसिपल्स हैं, ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड ट्रस्टीशिप. पहली बात बोली गई है कि ट्रूथ पे बेस्ड होना चाहिए. जो भी बात होती है इन दोनों के बीच में, जो भी आर्ग्यूमेंट्स, आर्बिट्रेशंस एंड नेगोशिएशंस होते हैं, दैट शुड बी बेस्ड ऑन ट्रूथ. देयर शुड बी नो वायलेंट मेजर. Even if he is not disallowing the strikes, even if strikes are done, that should be done in a peaceful manner, not a violent manner. Trusteeship हमने डिटेल में बात की थी, that the management should understand their own responsibility, that they are using the resources of the society and they should pay back to the society. And if they are owner of a particular organization, they should treat themselves not as owner but as trustees. Okay, this is the theory of Sarvodaya or trusteeship theory given by Gandhi. This is more a prescriptive theory. This is more a prescriptive theory than a descriptive. Prescriptive मतलब इसमें बताया गया कि कैसा होना चाहिए, how it should be. So it is a more prescriptive theory. So it came up mainly because ये सिर्फ ये नहीं बताती कि वर्कर्स को क्या करना है, ये दोनों चीज बताती है कि वर्कर मैनेजमेंट को एज ए ट्रस्टी वर्क करना चाहिए, नॉट एज ए ऑनर, नॉट एज ए डिक्टेटर. ओके, देन in this particular theory we are talking about the trade unions as reformist. मतलब ट्रेड यूनियन है वो रिफॉर्मिस्ट है. इट इज वर्किंग ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट. इट इज वर्किंग एज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप टू द वर्कर्स. ये एक तरीके से काम कर रहा है स्किल डेवलपमेंट में. मतलब अकॉर्डिंग टू गांधीयन थ्योरी द ट्रेड यूनियन शुड वर्क एज स्किल डेवलपमेंट, वर्क फॉर स्किल डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स in order to increase the productivity of the workers. So its goal is particularly reformation. One is reformation, then its goal is like prevention of assault from outsider. ये नया वर्ड है और ये बहुत अच्छी पॉइंट आया है, prevention of assault from outsider. When we will see the coming in more things in coming theories, we'll come to know what is happening here. कि trade union में sometimes they are members from outside, and they are not only members, they become the leaders of the trade union, although they are not workers. वो आउटसाइड लीडर्स बन जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज या सम अदर इन्फ्लुएंशियल पीपल. दे एक्चुअली गेन द लीडरशिप एंड दे ट्राई टू यूज द ट्रेड यूनियन फॉर देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट. So trade union actually loses its own relevance at that time. So Gandhian theory, it is actually warning us against the assault from outsider. So there should not be anybody from outside. It should work solely for the interest of workers. Okay, then he's how we can achieve that? Again, he's focusing on moral appeals, as in the independence struggle we'll see moral appeals, then the collective bargaining, then the voluntary arbitrations and peaceful strikes. Peaceful strikes should be used only as the last resort. Okay, so we have talked about the democratic objectives of Gandhian theory, where he talks about trusteeship, truth and non-violence. Okay, we have considered all the points of Gandhian theory. Now comes Hoxie's theory. ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है. एक्चुअली इसमें बोला गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में देयर कैन बी मोर देन वन ट्रेड यूनियन. देखो ट्रेड यूनियन क्या है? इट इज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल हु हैव सेम thinking, same thoughts, same way of thinking, same perception or same tragedy, same background, socio-psychological same background होता है. There is a word used, socio-psychological background. So when because of this same socio-psychological background, they form a group or they form an organization, or there are chances that in an organization you may find more than 2 or more than 1 trade unions. तो हॉक्सी ने उसी बात पे बोला गया है. उन्होंने बोला है मल्टीपल यूनियनिज्म को पहली बार डिस्कस किया है हॉक्सी ने. दिस इज मल्टीपल यूनियनिज्म. ओके, एंड देन ही टॉक्स अबाउट विद इन द सेम अंडरटेकिंग दे में एग्जिस्ट एंड इट मे ऑल्सो लीड टू इंटर यूनियन कॉन्फ्लिक्ट. एक नई चीज हमारे सामने आई. ठीक है, अब हम जल्दी से देखेंगे कि कौन कौन सी यूनियंस है जिसके बारे में हॉक्सी ने हमें बताया है. इट कैन बी रेवोल्यूशनरी यूनियन, अपलिफ्ट यूनियन, बिजनेस यूनियन, प्रेडेटरी यूनियन और पैरासाइटिक यूनियन. जल्दी जल्दी समझते हैं. रेवोल्यूशनरी यूनियन होगी हमारी मार्क्सियन थ्योरी की जैसी.
मतलब ये वायलेंट एक्शन पे बिलीव करती है, ऑन डायरेक्ट एक्शन. दे आर मोर वायलेंट, दे आर मोर ऑन एक्चुअली expressing they are very aggressive, they are expressing their ideas and they believe in the class struggle. Then comes the uplift union. Uplift union is more of like industrial democracy and particularly like the Gandhian का ये जो सबूदे वाला है, because they are trying to build a common fund, they are for the self help, स्किल डेवलपमेंट और इन सब की बात कर रहे हैं, दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे वो बात कर रहे हैं. जब बिजनेस यूनियन है इसका पता है इश्यू क्या है? द इश्यू इज नॉट द क्लास स्ट्रगल, देयर इश्यू इज बिजनेस. दे आर टॉकिंग अबाउट द इट इज बिजनेस कॉन्शियस रेदर देन क्लास कॉन्शियस. दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू we can say strengthen the workers economic interest. तो वो होगी हमारी बिजनेस यूनियन. प्रीडेटरी यूनियन क्या होती है? प्रीडेटरी यूनियन होती है जो सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है. ये शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट पे काम करती है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट पे काम नहीं कर रही है. एंड दे आर नॉट वर्किंग फॉर दी वर्कर्स एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू अचीव देयर सेल्फिश इंटरेस्ट, वी कैन से. ओके, सो ये हो गया प्रीडेटरी यूनियन. पैरासाइटिक यूनियन क्या होती है? तो पैरासिटिक यूनियन ये होती है जो किसी और ऑर्गेनाइजेशन पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट है फॉर इट्स फंड्स, रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग. और वो दो चीज हो सकते हैं, या तो वो हो सकता है कि जो मैनेजमेंट खुद हुआ हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. सो जो मैनेजमेंट में होगी उसे हम कंपनी यूनियन कहेंगे, और जो पॉलिटिकल लेवल के नीचे काम कर रही है उसे हम लेबर यूनियन कहेंगे. देखो ये दोनों ही हार्मफुल हैं. जो कंपनी यूनियन है वो इट इज एक्चुअली पपेट इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड सो इट इज वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट, नॉट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज और द वर्कर्स. जो पॉलिटिकल लेवल के नीचे काम कर रही है इट इज ऑल्सो वर्किंग फॉर गेटिंग अ मोर पॉलिटिकल क्लाउड. वो बेसिकली अपेरेंटली हमको लगेगा कि इट इज वर्किंग फॉर द वर्कर्स बट इट इज वर्किंग फॉर देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट. So as you know very well about the political labor union, so these are led by the outsiders, led by the outsider. और बस ये सीधी सी बात है. तो हॉक्सी ने हमको 5 तरह की यूनियंस बताई जो एग्जिस्ट कर सकती है इन दी ऑर्गेनाइजेशन: रेवोल्यूशनरी, अपलिफ्ट, बिजनेस, प्रीडेटरी एंड पैरासिटिक. देन कम्स पोल्समैन्स थ्योरी. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है. इसमें बोला गया है थ्योरी ऑफ स्कैरसिटी कॉन्शियस यूनियन. मतलब व्हाट इज हैपनिंग, दीज यूनियन दे आर कॉन्शियस ऑफ द स्कैरसिटी. स्कैरसिटी, हर चीज में स्कैरसिटी होती है. इकोनॉमिक्स इटसेल्फ रिलाइज ऑन द फैक्ट ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज. तो स्कैरसिटी है ट्रेड, जो लेबर है या जो वर्कर्स हैं उनके लिए स्कैरसिटी किस चीज की होती है? मेनली इट मे बी बिकॉज ऑफ दी जॉब्स की स्कैरसिटी हो सकती है. तो ये जो यूनियंस है ये उस स्कैरसिटी को आइडेंटिफाई करती हैं एंड दे ट्राई टू एस्टैब्लिश एज अ रिसोर्सफुल ऑर्गेनाइजेशन कि जिस चीज की स्कैरसिटी है वो रिसोर्स इनके पास फुल है. मतलब दे कैन एक्चुअली फुलफिल दैट स्कैरसिटी, या फिर वो जो वर्कर्स हैं उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकती है, लाइक जॉब्स प्रोवाइड कर सकती है. तो कोई इंटेलेक्चुअल या फिर कोई पॉलिटिकल पर्सन इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है या लीडर होता है. तो ये ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली पैरासिटिक यूनियन है. जो अपन ने लेबर यूनियन की बात की थी एग्जैक्टली उसी की तरह वर्क करती है दीज ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, सो दीज वर्क ऑन द कंसेप्ट ऑफ इनसिक्योरिटी and these unions are self-serving. और इनका मेनली ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे एफिलिएटेड है जिसके लिए काम कर रही है ये उसी का प्रोपोगेशन और प्रमोशन करती है. तो पर्टिकुलरली व्हाट दिस थिंग इज डूइंग, दिस इज नॉन मैनुअलिस्ट, या हम कह सकते हैं आउटसाइडर होता है. ठीक है, फिर ये अपनी पॉलिटिकल लेवल को फ्लॉन्ट करता है, मेंबर्स को अट्रैक्ट करता है. फिर ये जो मेंबर्स है ये फ्लॉन्ट करेगा, ये उन मेंबर्स के नंबर को फ्लॉन्ट करेगा एम्प्लॉयर को ताकि उसे अपनी टर्म्स पे ला सके, और फिर फेवर ले लेता है. सेल्फ सर्विंग आइडियाज के लिए फेवर ले लेगा. आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट दिस सेल्फ सर्विंग आइडियाज कैन बी फॉर द पॉलिटिकल पार्टी. So the means can be and there are many means to get into negotiation with the management, get into violent action whenever required. So they can do anything. In India also we see so many political organizations which affiliate the trade unions, like we'll see International Trade Union Confederation, and this is being affiliated by Congress. Then comes Center for Indian Trade Unions, and this is by CPI, Marxist. Then comes Bharatiya Mazdoor Sangh, and this is by BJP. So these are like
trade unions in India which are being affiliated, politically affiliated. So ये था the theories of unionism. So this will help you understand trade union better, and you can also point out various things like Webb's का जो means उन्होंने बताया था, that is very important. And you can also, you have now you know very much about the parasitic union, the labor unions, the management unions or the company union, and the trusteeship theory of Gandhi. Okay, this was about the theories.